गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। अंकित नाम है तुम्हारा? कल जो तुम पूछे थे वो सही है। मिड पॉइंट का जो ट्रायंगल होगा उसका भी सेंट्रॉइड वही होगा। ठीक है, तो चेक कर लिया मैंने। हेडिंग डालो, रिलेशन एंड फंक्शन। रिशु कैसे हो? अयोध्या घूम आए? गुड आफ्टरनून। ओके, हेडिंग डालो, रिलेशन एंड फंक्शन। कल मैं कैलकुलस का इंट्रोडक्शन बताया था, ठीक है। तो जो एक्चुअल स्टार्ट होना होता है कैलकुलस का, जो नींव पड़ता है वो यहीं से होता है। रिलेशन, रिलेशन का स्पेशल टाइप फंक्शन, फंक्शन में फिर लिमिट का अप्रोच, फिर लिमिट के अप्रोच से डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, और फिर इन सब के यूज से फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों का जो बीज होता है, फाउंडेशन, वो रिलेशन से ही स्टार्ट होता है। और रिलेशन स्टार्ट होता है सेट से, है ना। तो सेट अलजेब्रा का पार्ट होता है। रिलेशन जो होता है वो इंटरमीडिएटरी, मतलब इंटरमीडिएटरी पार्ट होता है। वो अलजेब्रा से वो फंक्शन में यानी कि कैलकुलस में अप्रोच को बताता है। तुम लोगों ने सेट पढ़ा होगा, है ना। सेट में डिफरेंट टाइप ऑफ जो ऑपरेशंस होते हैं वो देखे होंगे, ठीक है। इस सिंबल को क्या कहते हैं? ये सिंबल यूनियन। यूनियन का मतलब दो सेट में सभी एलिमेंट को एक साथ। सनी, विशाल, अपनी ही दुनिया में हो। सनी बताओ तो ये सिंबल का क्या मतलब होता है सेट में? हाँ, इसका मतलब क्या होता है, क्या करता है यूनियन? दो सेट में यूनियन क्या करता है? दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनाता है एक सेट। ठीक है, इसके बाद ये इंटरसेक्शन, ये अगर ये बिलोंग्स टू है तो फिर ये क्या है? ये क्या है सनी, विशाल? सबसेट। और ये सुपरसेट, ये बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर इसमें ये सिंबल लगा दें तो क्या मतलब हुआ? हाँ, ये सबसेट और इक्वल टू, इसका मतलब हुआ या तो बराबर हो सकता है या फिर उसका पार्ट है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि तुम लोगों को ये सिंबल का प्रॉपर यूज पता होगा सेट में। ठीक है, हाँ। तो उसके बाद हम लोग रिलेशन का शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिलेशन में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो सेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी कोई लिखना नहीं, मैं इसका डेफिनेशन भी बताऊंगा, उसके बाद प्रॉपर बताऊंगा। जैसे देखो, एक सेट ए है, ठीक है, वो नॉन एम्प्टी सेट है। एक सेट बी है, वह भी नॉन एम्प्टी है। ठीक, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है, और यह होता है सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, है ना। इसमें सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर होता है, जैसे कि ए कॉमा बी,
जिसमें ए जो है वह ए से बिलोंग करता है और बी जो होता है वह इससे बिलोंग करता है। तो ए और बी को क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड का मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पहले वाले सेट से होगा और जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो सेकेंड वाले सेट से होगा। ठीक है, और इनमें से यदि कोई भी एक नल सेट हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आइदर ए और बी इक्वल्स टू नल सेट, तो एक ये भी क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। ठीक, फिर यदि इसमें इसका एन ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वह के है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है वह एल है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर्ड पेयर यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी वह होगा के। ठीक, ठीक है, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में लिखो। For two non-empty set, कुछ लिखना नहीं बोर्ड से, जो मैं लिखा रहा हूं पहले वो लिखो, उसके बाद उसी हिसाब से लिखना। For two non-empty set, हेडिंग लिखना रिलेशनल फंक्शन, उसके नीचे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें लिखना फॉर टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी, द कार्टेशियन प्रोडक्ट is represented by A cross B and it is the set of ordered pair. It is the set of ordered pair such that first element is always from capital A, यानी सेट A, फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम कैपिटल ए यानी कि सेट ए, है ना, एंड सेकेंड एलिमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम कैपिटल बी। फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम ए एंड सेकेंड एलिमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम बी। ठीक, अब ऐसे लिखना है, ए नॉट इक्वल टू नल सेट, बी नॉट इक्वल टू नल सेट। ठीक है, ये लिखो।
एग्जाम्पल 1, if a is equal to a1 comma a2 and b is equal to b1 comma b2, then a क्रॉस b क्या होगा? तो सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है कि एक एलिमेंट इसमें से लिया जाए, दूसरा एलिमेंट इसमें से लिया जाए सीक्वेंस में, है ना। तो ए क्रॉस बी वो होगा, पहले इसको लेंगे A1, उसके बाद इसको लेंगे, ठीक, इसको B1, फिर इसको लेंगे A1 और तब इसको लेंगे B2, उसके बाद इसको लेंगे A2 B1 और A2 B2। इस प्रकार से सारे एलिमेंट्स का सीक्वेंस ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आ गया, है ना। A1 B1, A1 B2, उसके बाद A2 B1 और A2 B2, ठीक है, ये हुआ। अब कुछ रिमार्क। पहला, यदि इफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस Q, A और B दो सेट हैं, है ना। मान लो कि ये सब नॉन एम्प्टी सेट हैं, है ना। A कॉमा B कॉमा C P कॉमा Q आर नॉन एम्प्टी। ये मान के चलना, बार बार मैं इस चीज को बताऊंगा लेकिन ध्यान देना। यदि इस प्रकार से है कि ये ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहा है वो इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A जो है वह P के बराबर है और B जो है सो Q के बराबर, ठीक है। ये हुआ पहला रिमार्क। फिर दूसरा कहता है, दूसरा जो मैं भी बताया हूं, जैसे कि n ऑफ A इज इक्वल्स टू K एंड n ऑफ B इज इक्वल्स टू L, देन n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? KL। ये हो गया। तीसरा जो है वो है, अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक, यानी कि A जो है वह नॉन एम्प्टी है और B भी जो है वह नॉन एम्प्टी है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, ठीक है, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट, है ना। इनफाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ, दोनों में से कोई भी अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ऐसे में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसका भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा इनफाइनाइट, ठीक है, इसको नोट करो। और हाँ, एक और चीज, A क्रॉस A, ये A B और C है, ठीक है, जहाँ पे A B C ये A से बिलोंग करते हैं, तो इसको कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। जैसे ऑर्डर्ड पेयर हुआ, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब दो को एक साथ रख रहे हैं, और ट्रिपलेट का मतलब क्या हुआ, तीन को एक साथ रख रहे हैं, है ना।
तो इसको ट्रिपलेट कहते हैं। चलो इतना नोट करो रिमार्क्स। इससे क्या पता चलता है, ये वाला जो रिलेशन है, इससे यह समझ में आता है कि ऑर्डर्ड पेयर यदि बराबर होते हैं तो जो सीक्वेंशियल एलिमेंट्स होंगे वह भी बिल्कुल बराबर होंगे। यानी ए में जो एलिमेंट्स हैं जिस सीक्वेंस में है, पी में जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इसी सीक्वेंस में होंगे। जो इक्वल सेट्स हैं उसके एलिमेंट्स सेम सीक्वेंस में है। कितना हो गया होगा? हाँ सुधांशु, देखो बच्चा, एक सेट ए है, ए कॉमा बी। पहले लिख लिया सब कोई? लिख लो लिख लो लिख लो। मैंने डायरी चेक किया तो उसमें बताया, इसमें पता चला कि जो अप्रैल या मई किसी मंथ में रिलेशन फंक्शन शुरुआत किया गया था। किया गया था? नहीं? ठीक 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 ठीक। रिलेशन फंक्शन नहीं शुरू किया गया? सेट एंड फंक्शन। मैंने देखो अभी ऑर्डर्ड पेयर पढ़े हैं ना, इसके बाद रिलेशन पढ़ा जा सकता है।
ऑर्डर्ड पेयर से पहले सेट का पढ़ना जरूरी है। सेट पढ़ेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आएगा, ऑर्डर्ड पेयर समझ में आएगा तो रिलेशन समझ में आएगा। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, और फंक्शन समझ में आएगा तब जाके हम कैलकुलस में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, a इज इक्वल टू a, b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला a क्रॉस a एंड दूसरा a क्रॉस a, निकालो। a क्रॉस a कितना आ रहा है? कैसे करोगे? पहले सुनो, ऐसे ऐसे लिखो इसको, जैसे मान लो ये a है, ये b है, तो यहाँ भी a और b लिख दो। ठीक, तो पहले a का a के साथ है ना रख देंगे a, फिर उसके बाद a b, उसके बाद b a, है ना, उसके बाद b और b। समझे? नहीं समझे? अरे a क्रॉस a निकालना है, a को हम 2 बार लिख दिए, है ना। अब हमको पेयर बनाना है, तो हम a को a के साथ पेयर बना सकते हैं, फिर a को b के साथ, फिर इस b को इस a के साथ, और फिर b को इसके साथ पेयर बना सकते हैं। ऑर्डर्ड पेयर। जी दूसरा a क्रॉस a, ये कैसे बनाओगे? हो जाएगा। पहले a क्रॉस a निकाल लो, और जितना आएगा उसको फिर a से कर लेना, है ना। तो ये क्या देगा? ऑर्डर्ड पेयर या ट्रिपलेट? ऑर्डर ट्रिपलेट। ये ऑर्डर ट्रिपलेट तुम लोग को बताना है, या तो इसे सामने रख दो ए, और तब जो है सो ट्रिपलेट निकाल सकते हो, या नहीं तो पहले ये निकाल लो और तब उसको ए से दोबारा कर दो। बताना पड़ेगा। निकला? बताओ। देखो बता ही देता हूं, ए बी ए बी ए, ठीक। पहले ए और ए इनको साथ में रख देते हैं, उसके बाद इन दोनों को रखेंगे और इसको ले लेते हैं, ठीक। उसके बाद इसको इसके साथ रखते हैं और इसको रख लेते हैं, ए बी और ए,
ठीक, अब इसको इसके साथ रखते हैं और फिर इसको रख लेते हैं। अब इसका जो है ऑपरेशन मतलब इसको हम सबके साथ पेयर बना चुके हैं, इसका हम ट्रिपलेट तीनों इसके सभी कॉम्बिनेशन के साथ कर चुके हैं। अब बी बचा है ना, तो बी को भी इसी तरह से लेंगे, बी ए और ए। ठीक, बी बी और ए, नहीं बी ए और बी लेते हैं पहले। ठीक, तब बी बी और ए, और लास्ट में बी बी और बी। तो कितने ट्रिपलेट बने? 8, है ना। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, ऑर्डर्ड पेयर में अगर एन ऑफ ए, एक तुम लोगों को ये समझ में आ रहा, एन ऑफ ए अगर के है तो एन ऑफ ए इंटू ए क्या होगा? के स्क्वायर, है ना। यहाँ पे यदि एन ऑफ ए जो है वह के है, एन ऑफ ए क्रॉस ए, ये कितना होगा? के क्यू। ये रिजल्ट लिख लेना। ठीक, एग्जाम्पल नंबर if A cross B is equal to 3,2, 3,4, 5,2, 5,4, then find A and B. बताओ, ए में क्या होगा? नहीं, अरे एक रिपीट हो रहा है ना, ए में होगा 3, 5 और बी में क्या होगा? 2, 4। टेकिंग फर्स्ट एलिमेंट, है ना, टेकिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड पुट इट इन फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट इन सेकेंड सेट। ठीक है, सॉल्यूशन इसमें जो है ए क्रॉस बी इक्वल टू 3, 2, 3, 4, 5, 2, 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3, 5, 2, 4। ठीक है, अब कुछ रिजल्ट हैं, उस रिजल्ट को तुम लोग नोट कर लो डायरेक्टली। उसका प्रूफ जो है सो आसान है, वो खुद से भी कर सकते हो। सम रिजल्ट्स ऑन ऑर्डर्ड पेयर।
नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सम रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहला, इफ A is subset of B, then A cross C is subset of B cross C for any set C। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज पहले ही लिख देता हूँ। वो क्या है कि ये जितना भी मैं अभी बताऊंगा ना रिजल्ट, ये सब में फॉर द फॉलोइंग रिजल्ट्स, ठीक है, सेट A, B, C, D आर ऑल नॉन एम्प्टी। ये सभी सेट क्या है? नॉन एम्प्टी हैं। ठीक है, यार सुनो एक मिनट, मैं ये कॉल लेना पड़ेगा। हेलो, ठीक है, तो ये सब क्या है? नॉन एम्प्टी हैं। ठीक, अब जो रिजल्ट्स है वो ये सब हैं। इफ A is subset or equal to B, then A cross C is subset or equal to B cross C, को ब्रैकेट में लिख देना चाहिए। दूसरा, if A is subset of B and C is subset of D, then A cross C is subset of B cross D। यानी पहला इधर और दूसरा इधर, इसका इसके साथ जो सबसेट होगा वह सेकेंड वाले का इसके सेकेंड वाले के साथ जो उसके बराबर होगा। तीसरा, इफ A क्रॉस B इज इक्वल्स टू B क्रॉस A, तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के सीक्वेंस बराबर हैं, यानी कि A इज इक्वल्स टू B। ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो गया, इक्विवेलेंट टू A इज इक्वल टू B, यानी कि A और B जो है दोनों इक्वल सेट हैं। चौथा, इफ A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है, देन A क्रॉस A इज सबसेट ऑफ B क्रॉस A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। पांचवा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। छठा, A क्रॉस B माइनस C। B माइनस C समझते हो? मतलब B में B उसको वेन डायग्राम पे कैसे शो करते हैं? ये B है और ये C है,
बी माइनस सी क्या होगा, ये रीजन। ठीक है, ये जो है हिस्सा वो खाली रहेगा, ये पूरा हिस्सा होगा। तो ए क्रॉस बी माइनस सी क्या होगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। उसके बाद सातवां, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी। आठवां, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी। ये सिंबल है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। नौमा, if n of a intersection b is equals to k, then n of a cross b intersection b cross a is equals to k स्क्वायर। और 10वां, if a cross b is equals to a cross c, then b is equals to c। ऑर्डर्ड पेयर पे सुनो सुनो सुनो, इधर देखो, ऑर्डर्ड पेयर पे ये सब स्टैंडर्ड रिलेशन है। ठीक है, 10 रिलेशन है जो तुम्हें मैंने यहाँ पे बताया। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हुआ अगर कोई तीसरा सेट लेते हैं सी, ठीक है, तो अगर हम उसको ए से मल्टीप्लाई करते हैं और सॉरी ए से ऑर्डर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं और बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो इसी सीक्वेंस में होगा। ठीक है, फिर अगर ए जो है सबसेट है बी का और सी है सबसेट का ऑफ डी का, तो हम यहाँ सिक्वेंसली ए और सी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वह भी सबसेट होगा बी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सीक्वेंस है वह बराबर है, तो इससे यह पता चलता है कि दोनों इक्वल सेट हैं, है ना, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर भी इसी तरह से बराबर हो जाएगा। यदि ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो ए क्रॉस ए वह भी ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में निश्चित रूप से देखो ये आ रहा है ना इस तरह का, या ए ए बी बी ये सब आ रहा है। तो इसी प्रकार से ध्यान देना कि ए क्रॉस ए भी जो होगा ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, उसके इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। उसके बाद ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो सिक्वेंसली ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी माइनस सी वह भी होगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस डी। ठीक है, फिर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, तो वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। यदि ए इंटरसेक्शन बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो के है, तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स का
वैल्यू के स्क्वायर होगा। और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी है, इसका मतलब जो सेकेंड पार्ट में आ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट के वह इक्वल सेट होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इनको नोट कर लो। इन सब ये सब रिजल्ट को, हाँ, इन सब रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर लिया जाता है। यदि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई ऐसे इस तरह की कोई प्रॉब्लम देता है तो इनको डायरेक्टली यूज कर लेना। ये सब लॉजिकल भी हैं, और इन सब में क्या है ना, दो एलिमेंट रख दो, ए बी और सी, कोई इस तरह से सेट बना लो, इन सब को प्रूफ कर सकते हो, है ना। एलएचएस और आरएचएस में वैल्यू रखोगे, ए को रख लो ए बी, बी को रख लो सी डी, है ना, इसी प्रकार से सी को रख लो पी क्यू, और तब तुम इन सभी को प्रूफ कर सकते हो। इसलिए इनके प्रूफ पे मैं नहीं जा रहा। आगे है रिलेशन। अब रिलेशन का शुरुआत कर रहे हैं। देखो डेफिनेशन हो गया, लिख लिए। रिलेशन डेफिनेशन। देखो, इफ ए एंड बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी लिखना, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, आर टू TWO, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then a relation capital R उसके बाद ब्रैकेट में लिखना डिस्क्राइब्ड बाय ए स्पेसिफिक रिलेशनशिप, रिलेशन कैपिटल R ब्रैकेट में डिस्क्राइब्ड बाय अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, कैपिटल ए टू कैपिटल बी, फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, नीचे एरो देके लिखना, द सेकेंड एलिमेंट of the ordered pair, the second element
of the ordered pair of relation R is called image of the first element. Image of the first element. ठीक है, तो कहने का मतलब जो रिलेशन होता है वह A to B है ना, बताया जाता है। रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A टू नॉन एम्प्टी सेट B, वो क्या है? रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A से नॉन एम्प्टी सेट B इस तरह से है कि यह जो होता है वो सबसेट होता है किसका? A क्रॉस B का। ठीक है, सच दैट कोई रिलेशन A टू B जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि वह A क्रॉस B का, A क्रॉस B यानी कि A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, जैसे मान लो कि A B है ना, A D कुछ इस तरह से बनता है, तो जो भी तुम्हारा ये जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको फर्स्ट एलिमेंट का क्या कहते हैं? इमेज। ये जो है D वह A का क्या है? इमेज। जो ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, रिलेशन क्या है? सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम निकालते हैं A क्रॉस B, P क्रॉस Q, उसमें से स्पेसिफिक चुना हुआ सेट है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। जो ऑर्डर्ड पेयर एक वेल स्पेसिफिक रिलेशनशिप से डिफाइंड है, इसलिए नाम रिलेशन पड़ा। वेल स्पेसिफिक रिलेशनशिप से डिफाइंड है, वही ऑर्डर्ड पेयर हम ले सकते हैं जो उस रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करता है। और उन ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट का क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। समझ में आया डेफिनेशन? ठीक, अब उसके बाद इसमें जैसे कि A, B है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसको पढ़ेंगे क्या कि A इज रिलेटेड टू B। ठीक है, इफ A and B ordered pair, A and B ordered pair is an element of relation R, then we say A is related to B. A is related to B by a specific relation called capital R, है ना। और यदि A B है ना, जो ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन का हिस्सा नहीं है, देन वी से कि A जो है वह B से रिलेट नहीं करता, है ना। जो हम R से डिफाइन कर रहे हैं एक रिलेशनशिप को, वह यदि ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन का हिस्सा नहीं है तो A B से रिलेट नहीं हो सकता। ठीक है, यदि रिलेट है तो A R B लिखेंगे, यदि रिलेट नहीं है तो A R क्रॉस B लिखेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? तो जैसे देखो, हमारे पास A जो है वह है 1,2, ठीक, और B जो है वह है 1,2, 3, 4, 5। ठीक, यदि हम इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। बताओ कितनी संख्या होगी ऑर्डर्ड पेयर में?
एलिमेंट्स की कितनी संख्या होगी? 10 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं और यहाँ पे 5 एलिमेंट हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर की संख्या 10 होगी, है ना। अब उसमें से हम चुनते हैं, ठीक है, आर को इस प्रकार से चुनते हैं कि यह जो है 1,2 और 2,4, बस हम उन ऑर्डर्ड पेयर, वो जो 10 ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स, मतलब 10 ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट बनता है, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से 2 ऑर्डर्ड पेयर को चुने और एक साथ रखे और आर को डिफाइन किए। बताओ आर किसी एक स्पेसिफिक रिलेशन से शो हो रहा है क्या? जो इमेज है वो फर्स्ट एलिमेंट का डबल है, जो इमेज है यानी कि सेकेंड एलिमेंट को इमेज पढ़ना, ठीक है, तो जो इमेज है वो फर्स्ट एलिमेंट का दूना है। तो आर को कैसे यहाँ पे दर्शाओगे? आर को ऐसे दर्शाओगे, वह उन ऑर्डर्ड पेयर जो है का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो B इज ट्वाइस A and A belongs to A and B belongs to B। तो हम रिलेशन को 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको कौन सा फॉर्म कहते हैं? रोस्टर फॉर्म, और इसको क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। तो रिलेशन को एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप से डिफाइन करते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिससे इमेज और जो फर्स्ट एलिमेंट को स्टडी करके पता चल जाएगा कि किस तरह से रिलेशन है, या नहीं तो हम वर्बली उसको, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसको नोट करो एग्जांपल। अच्छा ठीक है, यहाँ पे रिलेशन एक रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। क्या बताओ, 1, जो 3 है, मतलब 1 3 से रिलेटेड है इस रिलेशन से? यहाँ जो रिलेशन हम बताए हैं ट्वाइस नहीं है, ठीक है। क्या 1 जो है उस 2 से रिलेटेड है? हाँ, 1 2 से रिलेटेड है, पर इससे रिलेटेड नहीं है। नोट कर लिए? अब लिखो हेडिंग नहीं, मतलब टॉप, उसमें डेफिनेशन लिखना है, डोमेन। लिखिए साहब, बताओ इसका डेफिनेशन लिखो। द सेट ऑफ
द सेट ऑफ all first elements, the set of all first elements of the ordered pair in a relation capital R from a set A, capital A, to set B is called the domain of the relation, is called the domain of the relation capital R. अब देखो यहाँ पे यदि मैं इस एग्जांपल में बताओ कि यदि मैं ऐसे लिख दूं डोमेन, तो फर्स्ट एलिमेंट 1,2 ऑर्डर्ड पेयर जो भी है ना, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर डिफाइंड इन ए रिलेशन, ठीक है, दैट इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए टू सेट बी के लिए जो रिलेशन हमने डिफाइन किया है, उस रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है, उस फर्स्ट एलिमेंट को यदि एक साथ लिख देते हैं तो उसी को डोमेन कहते हैं। लिखो डोमेन इज इक्वल टू 1,2, ठीक है। इन प्रीवियस एग्जाम्पल डोमेन इज इक्वल टू 1,2। अब लिखो कोडोमेन, कोडोमेन कोडोमेन the whole set B, the whole WHOLE, the whole set B, set B is called the codomain of the relation R। यानी यहां कोडोमेन क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ठीक है। अब लिखो रेंज, रेंज में लिखो द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स, the set of all second elements of the ordered pair, of the ordered pairs in a relation R from set A to set B is called the range of the relation R। ठीक है, तो यहां पे रेंज क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, है ना। जो रिलेशन को हम डिफाइन किए हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इस रिलेशन को जो डिफाइन किए हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट है उसको एक साथ करने से जो सेट बनता है, यानी 2,4, उसी को रेंज करेंगे।
क्लियरली। जो रेंज है हमारा वह क्या है, सबसेट है किसका, कोडोमेन का। ठीक है, नीचे एक पॉइंट लिखो। एक पॉइंट, ए रिलेशन कैन बी represented a relation can be represented in either roster form or set builder form. A relation can be represented either in roster form और set builder form. ठीक है, अब जो है एक एग्जांपल देखते हैं। हमको एक एग्जांपल नंबर 4, define a relation capital R such that x is related to x for all x belongs to natural number। ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन करना है, x x से ही रिलेटेड है और सारे x किससे लिए गए हैं, नेचुरल नंबर से। ठीक है, where image is the cube of prime numbers less than 10। ठीक है, represent this in set builder form and एक एग्जांपल लिखो, ये इसको सॉल्व करो तो तुम लोग। इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो इमेज है वो प्राइम नंबर का क्यूब है और प्राइम नंबर जो है वो 10 से कम है। सबसे पहले जो दिया हुआ उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। सेट बिल्डर फॉर्म तो आसान है, लैंग्वेज में लिखना है।
सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? और रिलेशन इस प्रकार से है कि वह जो है x कॉमा एक्स क्यूब का ऑर्डर्ड पेयर है। इमेज क्या है? इमेज इज द क्यूब, x कॉमा एक्स क्यूब होगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यह कंडीशन है, और x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। सेट बिल्डर फॉर्म है ना, तो लैंग्वेज के रूप में लिख देंगे, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते थे कि x इज ए प्राइम नंबर एंड इज लेस देन 10। अब इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहले कौन कौन से होंगे? फर्स्ट एलिमेंट बताओ कौन कौन से होंगे? 3, 2 नहीं, 2 भी तो होगा। 2 फर्स्ट इवन प्राइम नंबर, 3, 5, 7, 9 नहीं है ना? तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब और 7 का क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। अब लिखो एरो डायग्राम। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, depict the following relation using an arrow डायग्राम। ए जो है 1 2 3 4 5 और आर जो है, बात नहीं सुनो, सब लोग लिख लो और लिख के बाद शांत रहो, आगे देखो, बात मत करो, ठीक है। आर जो है वह फ्रॉम ए टू ए, और आर किस प्रकार से है? एक्स और वाई का ऑर्डर्ड पेयर है। वाई जो है वह 2x माइनस 3। इसको एरो डायग्राम से बताना है। तो पहले ऑर्डर्ड पेयर बताओ, ऑर्डर्ड पेयर बताओ। अरे सेकेंड एलिमेंट इस प्रकार से हो डिफाइंड, y जो है वह 2x माइनस 3 से डिफाइंड हो और y भी इसी का हिस्सा हो। लो लिख देता हूं, ठीक है। x
बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू ए। ठीक, अब बताओ ऑर्डर पेयर बताओ रोस्टर फॉर्म में। हम उसी को ले सकते हैं जिसमें y फिजिबल हो। y आए, y नहीं आएगा तो हम नहीं लेंगे। जैसे अगर माइनस आ गया, जैसे अगर 1 रखेंगे तो -1 होगा ना, -1 है इसमें, नहीं लेंगे। 2 रखेंगे तो 4 - 3, 2, 1 ले सकते हैं। ठीक है, 2 रखेंगे तो 1 आ रहा है, 1 इज द इमेज ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद 3 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3, 3। उसके बाद 4 रखेंगे तो 4, 5। 5 रखेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। अब हम एरो डायग्राम बनाएंगे। ठीक, तो बताओ डोमेन क्या है। डोमेन है हमारा 2, 3, 4। ठीक, को डोमेन क्या है 1, 2, 3, 4, 5। रेंज क्या है 1, 3, 5। तो एरो डायग्राम कैसे बनता है कि हम डोमेन को एक जगह लिखेंगे और कोडोमेन को एक जगह लिखेंगे। ठीक है, तो डोमेन में क्या है 2, 3, 4। और इधर जो है सो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन। और उसके बाद एरो से, है ना, एरो से जो जो इमेज है उसको चुनेंगे। कौन कौन सा इमेज है 1, 3, 5। 1, 3, 5। तो 1 किसका इमेज है 1, 2 का इमेज है, तो 2 से 1 को मिला देंगे। ठीक, फिर 3 किसका इमेज है 3 का। ठीक है, और 4 किसका इमेज है, ये हो गया एरो डायग्राम। समझे एरो डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले जो रिलेशन है उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखिए, उसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज को लिख लीजिए, है ना। उसके बाद ये, और अगर आपको एरो डायग्राम दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, उल्टा, पहले जो डायग्राम दिया हुआ है उससे आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिखेंगे। ठीक है, और वहां पर डोमेन और रेंज को ऑर्डर पेयर में सजा देंगे, और तब जो है आप रिलेशन को या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, या नहीं तो रोस्टर फॉर्म में तो हो ही गया, है ना। सो नोट कीजिए, एक एग्जांपल देते हैं अभी आपको। बाबू एक एग्जांपल और कर लो, उसके बाद हम छोड़ देंगे। ठीक है, बच्चा लोग शांत रहो ना, तुम लोग एकदम छटपटाने लगता है तुरंत में। मैथ का पीरियड लास्ट में होना ही नहीं चाहिए, ज्यादा परेशान हो जाते तुम लोग। एग्जाम्पल 6,
ठीक है, इसमें क्या है ना, एक एरो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें 9, 4 और 25। इधर जो है सो 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, -1 है, -2 है, -3 है, -5। ठीक। और रिलेशन कैसे डिफाइन है, रिलेशन ऐसे डिफाइन है, 4 को 2 से और 4 को -5 को 5 से। बताओ। ये लास्ट एग्जांपल है आज का। इसमें मैंने क्या है, एरो डायग्राम बताया और इसमें एरो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब इस एरो डायग्राम से हमको रोस्टर फॉर्म में पहले लिखना है और रोस्टर फॉर्म में देखना है कि इमेज किस तरह से रिलेटेड है फर्स्ट एलिमेंट से, उसको फिर लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना है। रोस्टर फॉर्म में बता सकते हो ना देख के। यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन क्या है 9,4,25, ठीक है। और रेंज क्या है, देखो जिस तरह से डोमेन का सीक्वेंस है उस तरह से रेंज का लिखेंगे, 3, -3, 2, -2, 5, -5। ठीक। तो, तो कैसे हुआ फिर 9, 9,3, 9, -3, फिर 4, 2, 4, -2, उसके बाद 5, 25, 5 और 25, -5। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में बताओ। ठीक है, x, y 2 एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है, सच दैट y ना x इज स्क्वायर ऑफ y, x इज स्क्वायर ऑफ y, ठीक है। और x और y क्या है, x, y ये बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर्स।
ऐसे लिखो, ठीक है। यहाँ पर x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू, ये ज्यादा सही है। एरो डायग्राम सबको समझ में आ गया कैसे बनता है? डोमेन और रेंज के जानकारी से। डोमेन और रेंज पता करो और तब एरो डायग्राम पता चलता है। एरो डायग्राम से फिर डोमेन और रेंज पता चलता है। अगले क्लास में हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन देखेंगे और तब हम लोग फंक्शन देखेंगे, ठीक है।